सबसे ज्यादा असर पड़ा है, तो साथ ही साथ उनकी आर्थिक स्थिति को कैसे इम्यूनिटी बूस्टर देंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने बजट के जरिए, यह देखना होगा। कुछ ही घंटों के बाद में आपका जो ये इंतजार है खत्म हो जाएगा। दरअसल कुछ ही घंटों में अगर बात की जाए तो 11 बजे से चूंकि नियत समय पर सदन की कार्यवाही शुरू होगी, उससे पहले जाहिर तौर पर सत्ता पक्ष की तरफ से भी विधायक दल की बैठक होती है, कैबिनेट की बैठक भी होती है बजट से पहले, जो एक प्रोटोकॉल है, और विपक्ष भी अपनी तैयारी के साथ में सदन के भीतर बजट के बीच में उतरेगा। तो ऐसे में सरकार की पूरी कोशिश यही कि आज जो बजट होगा वो ऐतिहासिक होगा, क्योंकि आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पर सबसे बड़ी समस्या के बीच में आप हैं। अंकित तिवारी हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, जिनके साथ तमाम एक्सपर्ट्स हैं, जिनसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं उम्मीदों को लेकर, जो जनता की मांगे हैं उनमें आखिर किस तरीके से यह बजट खरा उतरेगा, किन तमाम चीजों पर फोकस होना चाहिए। अंकित, ओवर टू यू, और समझने की एक बार फिर से कोशिश कीजिए कि प्राथमिकताएं आखिर क्या कुछ रहनी चाहिए वर्तमान में सरकार की। बिल्कुल, मेरे सहयोगी मनीष भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं और बात राजस्थान के भविष्य की हो रही है, और अशोक गहलोत राजस्थान के भविष्य को किस तरह बजट में आज विधानसभा में पेश करेंगे, इन पर बातचीत है। तो सबसे पहले बात करते हैं नए निवेश, रोजगार और उद्योग संभावनाओं की। सी अभिषेक जी हमारे साथ हैं। राजस्थान संभावनाओं का प्रदेश है और प्रत्येक राज्य, अपन राजस्थान की बात नहीं करेंगे, पूरा देश में हर राज्य चाहता है कि इन्वेस्टमेंट उनके यहाँ आए। यूपी की बात करें, तेलंगाना की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, और अब तो बिहार में भी शहनवाज हुसैन अब कह सकते हैं कि उद्योग मंत्री हैं। क्या कहेंगे? जी ऐसा है, देखिए कोविड टाइम के बाद ये जो स्थिति है अभी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन बन सकती है राजस्थान की भी। बहुत सारे उद्योग धंधे ऐसे हैं जो विदेशों से शिफ्ट होकर इंडिया में आ रहे हैं। तो राजस्थान सरकार ने एक बहुत बड़ी योजना चला रखी है, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम। मुझे लगता है समय आ गया है जब उस स्कीम में आमूलचूल परिवर्तन चाहिए, और जो ऐसे उद्योग धंधे जो बाहर से यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं और आतुर है राजस्थान में आने को, सरकार को पहल करनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ों पर फोकस रखना है, जैसे आज एमएसएमई की डेफिनेशन चेंज हो गई है, आज बहुत सारी इंडस्ट्री एमएसएमई में आई है, पर राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम में अभी पुरानी डेफिनेशन हम लोग कैरी कर रहे हैं, वो चेंज होना जरूरी है। आज जो रेंट पे इंडस्ट्रीज चल रही है, उनको रेंट को सरकार को रिप्स स्कीम पे कवर करना पड़ेगा। सरकार को नए उद्योगों के लिए बिजली पानी निःशुल्क देना चाहिए अगले 2 साल 5 साल तक, और मुझे लगता है सरकार फोकस भी कर रही है। तो जो आगे आने वाला टाइम है वो स्टार्टअप और एमएसएमई के साथ में नए उद्योगों को लेकर सरकार फोकस करे, ताकि ना केवल रोजगार बल्कि जो आधारभूत ढांचा है राजस्थान का वो भी मजबूत हो। यानी कि मरुधरा में नए निवेश की संभावनाएं बजट के जरिए भी हो सकती हैं। आशीष जी, इन्हीं मुद्दों पे बातचीत करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा इसमें यह बजट में राजनीति भी होती है, और खासतौर पर अब सरकार की वित्तीय हालत ऐसी नहीं है। उपचुनाव भी 4 विधानसभा सीटों पर होना है, कई घोषणाएं पूर्व में हो चुकी हैं, इसमें भी अगर दिखी, क्या कहेंगे? जहाँ तक आप राजनीतिक कारणों की बात कर रहे हैं, तो देखिए अभी जयपुर के लिए जैसे हम देखते हैं कि मेट्रो जो रेल है उसका विस्तार हो, तो सरकार को जो मेट्रो रेल है उसकी जो एक्सपांशन है वो पॉलिटिकल बेसिस पे नहीं करना चाहिए। उसको वायबिलिटी देखिए, कहाँ रिक्वायरमेंट है, कौन से एरिया से लोग आना चाहते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो जैसे चोमू से जयपुर में लोगों का काफ़ी आवागमन होता है, या फिर हम टोंक रोड से देखें तो वहाँ आप सरकार चाह रही है कि हम इसको अंदर परकोटे में ले जाए, तो वहाँ तो आप अगर इसको एक्सपांड करते हैं तो कहीं ना कहीं और इंफ्रास्ट्रक्चर बिगाड़ेंगे आप, जो हेरिटेज स्वरूप है उसको और बिगाड़ेंगे, जो उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी भी नहीं है। और दूसरी मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जैसे लास्ट ईयर का जब हम बजट देखें तो रूरल डेवलपमेंट एक ऐसा सेक्टर था जहाँ पे सरकार ने प्रीवियस का जो रिवाइज एस्टीमेट था उसके कंपैरिजन में बजट कम कर दिया। तो जब आप रूरल डेवलपमेंट की बात करें या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सरकार ने उसमें बजट कम किया है, तो निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि सरकार जो घोषणा करे उसको लागू भी करे, और पॉलिटिकल आधार पर ये डिसीजन नहीं ले एक्चुअली डेवलपमेंट की जो डिसीजन। यानी कि प्रोजेक्ट जो खास तौर पर राजस्थान सरकार बजट में लाए तो उनकी फिजिबल रिपोर्ट पर भी बातचीत करे। बजट में हमेशा बात राजस्थान की होती है, लेकिन राजस्थान का मुकाबला तो अपने देश के राज्यों से भी है। अगर विकास में करें, औद्योगिक निवेश की बात करें, खासतौर पर मेडिकल जो संभावनाएँ हैं अब आने वाले दिनों में उद्यमिता के लिहाज से भी है, तो आप किस तरह देखते हैं? राजस्थान, अब ये टाइम आ गया है कि राजस्थान को कुछ बोल्ड स्टेप्स लेने पड़ेंगे। सिर्फ बातों से और कुछ ऐसी स्कीम्स जो कि सिर्फ लैंड एलोकेट हो जाती है उससे काम नहीं चलेगा। एक इस तरह का टोटल डेवलपमेंट देना पड़ेगा इंडस्ट्रीज़ को, जो कि
क्योंकि आज के टाइम में एक राज्य दूसरे से compete कर रहा है फॉर सेम इंडस्ट्री। अगर मारुति को एक जगह फैक्ट्री लगानी होती है तो 5 राज्य खड़े होते हैं कंपटीशन में कि मैं आपको ये सुविधा दूंगा, मैं आपको ये सुविधा दूंगा। इसमें राजस्थान को थोड़ा आगे आके कुछ बोल्ड स्टेप्स लेने पड़ेंगे। नंबर 1, मेडिकल टूरिज्म और एक मेडिकल डिवाइस पार्क, ये एक नॉर्थ इंडिया के अंदर बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश हो सकता है। राजस्थान का जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो बहुत अच्छा है। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, उसकी फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है। DMIC जब आ जाएगा उसके बाद फैसिलिटीज़ और इम्प्रूव होंगी, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। राजस्थान को चाहिए कि उसको कैप्चर करें। एंड सेकेंड पार्ट इज़ लॉजिस्टिक पार्क। लॉजिस्टिक्स कैन बी अ वेरी वेरी बिग बिजनेस फॉर राजस्थान। जितनी ई-कॉमर्स कंपनीज आ रही हैं उसके बाद, बट गवर्नमेंट को चाहिए कि एक उनके लिए अच्छी सी फैसिलिटी बनाए, उनको हैंड होल्ड करें और उनको ना सिर्फ टैक्स ब्रेक और लैंड दे, बट उनको पूरा प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन कराने में सुविधा दे। बिल्कुल बिल्कुल अंकित, आएंगे आपके पास। हमारे साथ में श्याम सुंदर शर्मा जी भी इस वक्त बने हुए हैं, उनसे भी रिएक्शन लेते हैं। श्याम सुंदर जी, बहुत सारी तैयारियां जरूर होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक आम आदमी के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो अपने खर्चों को गिनता है कि भाई बजट आएगा मुझे क्या मिलेगा, बजट आएगा मेरी जो जेब है उस पर बहुत असर तो नहीं पड़ेगा। कमोडिटी मार्केट में हम जब बात करते हैं तो क्या कुछ होगा, किस तरीके की स्थिति दिखाई पड़ेगी, ये बजट को लेकर हम लगातार चर्चा करने लगते हैं। लेकिन क्या क्या मुख्य ऐसी चीजें हैं जो आपके हिसाब से अभी के माहौल में लगता है कि हाँ, इसको कहीं ना कहीं सबसे पहले सरकार को अपने बजट के जरिए सुधारना चाहिए? देखिएगा अशोक गहलोत कोशिश ये करेंगे कि बजट में विधायकों को कुछ न कुछ दें, किसी को स्कूल दें, किसी को SDO हेडक्वार्टर दें, किसी को कुछ दें, तो ये सारी चीज देखने को मिलेगी जिससे विधायक संतुष्ट हो पाए। लेकिन साथ साथ देखिए, लोक परिवहन की बसों का मामला उलझा हुआ है और विधानसभा में पिछले दिनों प्रताप सिंह खाचरियावास ने घोषणा की थी कि मुख्यमंत्री कुछ करने वाले हैं। तो लोक परिवहन की बसें जहां नहीं चल पा रही हैं सरकारी बसें, वहां ऐलान आज हो सकता है कि लोक परिवहन की बसें चलेगी। इसके अलावा देखिए कि स्टेट के पट्टे अधूरे पड़े हुए हैं, इसलिए पट्टे देने का काम की घोषणा होगी। तेलंगाना में जो प्रशासन शहरों की ओर, प्रशासन गांवों की ओर है, उसकी उस तर्ज पे भी आज घोषणा की जा सकती है कि राजस्थान में आने वाले समय में सरकार किस प्रकार से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जा सकती है। इसके अलावा आप देखिएगा कि जब बार बार बात हो रही है कि हमको केंद्र से कैसे कुछ लिया जाए, उस पर किस प्रकार की रणनीति लेती हो, कुछ चीजें चुटकुले भी होंगे और बातचीत भी होगी। लेकिन यहाँ भी आप देखिएगा कि आप जब देखेंगे तो आप ये अगर DLC रेट में कुछ कमी की जा सकती है, स्टैंप ड्यूटी जो बढ़ी हुई है उसको कम की जा सकती है, टेक्सटाइल उद्योग जिस प्रकार से पीड़ित है उसको किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए, नहीं तो पलायन हो रहा है यहाँ का उद्योग जो, उसको रोकने के लिए कुछ न कुछ घोषणा अवश्य मुख्यमंत्री इस बजट में आपको देखने को मिल सकती है। एग्रीकल्चर में जिस प्रकार से डिफॉल्टर हो गए किसान, उनको किस प्रकार से ऋण दिया जाए उसका प्रावधान भी हो सकता है, क्योंकि गत दिनों आपने देखा कि सहकारिता मंत्री ने 500 करोड़ मांगे थे, मुख्यमंत्री जी दे दीजिएगा, हम किसानों का कुछ भला कर देंगे। तो ये सारी बातें हैं। और जिस प्रकार से कर्जा माफ करने की बात बार बार उठती है, तो क्या कॉमर्शियल बैंकों का जो कर्जा की बात है उसको लेकर के कुछ मुख्यमंत्री जी विधानसभा में बजट में एश्योरेंस कर सकते हैं? ये देखने वाली बात है, क्योंकि तीसरा बजट है और पेपरलेस बजट होगा पहली बार, क्योंकि केंद्र ने किया, वैसे भी पेपरलेस बजट पेश करने जा रहे हैं। और पेपरलेस में हमको इंडस्ट्रीज को कैसे बढ़ाएं, निवेश कैसे बढ़े और आम व्यक्तियों को कुछ न कुछ कैसे दिया जाए। और मेट्रो की बात हो रही है, ये बार बार कह रहे थे आउटर मेट्रो नहीं, क्योंकि हमको हेरिटेज नगर निगम अगर कांग्रेस को मिला है तो निश्चित रूप से 4 दीवारी में मेट्रो जाएगी और ट्रांसपोर्ट नगर तक बनाया जाएगा। ये सेकंड फेज वाली बात मुख्यमंत्री जी कह भी चुके हैं, वो आपके सामने देखने को मिल सकती है। और RTI में आवेदन और निर्णय ऑनलाइन कैसे हो, इसकी भी घोषणा आज मेरे को लगता है कि मुख्यमंत्री जी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी बता दूं, 4 जो उपचुनाव हैं वहां पर गंगा बहाएंगे विकास की, और ये बताने का प्रयास करेंगे मुख्यमंत्री जी कि हम आम लोगों के साथ हैं और सरकार उनकी हर कदम को बढ़ाने के लिए साथ देगी। वहां पे देखिए महाविद्यालय भी खोला जा सकता है, जिला अस्पताल भी घोषणा हो सकती है, और भिंडर है आपके और बल्लभ नगर है, वहां पे कॉलेज नहीं खुले तो इसमें दिखेगी कॉलेज खोल दिया आपने। और मक्का का प्रोसेसिंग प्लांट बांसवाड़ा में कैसे लगे, इस पे भी कुछ
हो सकता हो चर्चा हो, यानी ये वो तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं प्रायोरिटी तो में इस बार रखी जा सकती हैं। मुख्यमंत्री जब अपने बजट को रखेंगे तो उसमें ये चीजें जो हैं वो प्राथमिकता के तौर पर सामने आ सकती हैं। नजर हमारी बनी हुई है, 11 बजे का सब इंतजार यहां पर कर रहे हैं। अंकित, वापस आपके पास यहां पर आ रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर का जिक्र यहां पर जो है श्याम सुंदर साहब कर रहे थे, और फिलहाल में यह मसला बेहद हाइप पर भी है। आंदोलन एक तरफ किसानों का चल रहा है, किसानों को साधने के लिए, किसानों की प्राथमिकताओं को देखते हुए क्या रह सकता है बजट में, ये भी जरा जो पैनलिस्ट बैठे हैं उनसे समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, बिल्कुल किसानों के लिए कुछ अहम घोषणाएं हो सकती हैं। इनमें किसानों को ब्याज मुक्त फसली कर्ज की जो सीमा है वो बढ़ सकती है। ऊर्जा क्षेत्र में जो बिजली कनेक्शन दिए जा सकते हैं उनकी समय सीमा घटाई जा सकती है। साथ में उपकरण खरीद पर भी राहत दी जा सकती है और कुछ प्रोत्साहन स्कीम और उनके प्रमोशन के लिहाज से भी कुछ प्रावधान है। एक छोटी सी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। क्या संभावित है किसान के लिए? किसानों के लिए कर्ज माफी का 100% गवर्नमेंट ध्यान देगी इस बात पे, और बिजली में भी कुछ रियायत करेगी किसान सरकार, और पानी के लिए भी व्यवस्था करेगी, ये मेरी उम्मीद है सरकार। यानी कि पानी, बिजली और पैसा। लेकिन सबसे बड़ी एसेट अगर करें तो सरकारी कर्मचारी हैं राजस्थान सरकार की, और ये एसेट के साथ साथ भार भी हैं, क्योंकि वित्तीय जो धन है, वो जो प्रबंधन है, अधिकतर पैसा वहीं खर्च होता है। तो गजेंद्र जी, आप क्या सोचेंगे सरकारी कर्मचारियों के लिए? उनके बीमा, पेंशन, तमाम मसले हैं, कैडर, विसंगति, क्या सरकार करे? निश्चित तौर पर राजस्थान सरकार पिछले 2 साल से सत्ता में पार्टी, और कर्मचारियों के लिए अभी तक अगर देखा जाए तो जीरो, क्योंकि अब इस बजट में कर्मचारियों की बहुत बड़ी आशाएं हैं, क्योंकि 30 अक्टूबर 17 का आदेश है जिसमें वेतन कटौती मुख्य मुद्दा था हमारा, जिसमें राज्य का करीबन 4 लाख कर्मचारी इससे प्रभावित है। हमारी हाईकोर्ट में भी लगा रखी थी, किसी कारणवश वो आगे की तारीख आ गई। हम राज्य सरकार से वीसी के माध्यम मुख्यमंत्री जी से भी कहा था कि 30 अक्टूबर 17 का आदेश है, तो करीब बजट में जीरो से हीरो बनने का मौका मिल सकता है अशोक गहलोत जी को। मेडिकल खासतौर पर क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर ज़्यादा फोकस है, और मांगे भी उनकी लगातार बढ़ गई हैं। कोरोना में सेवा की है, नो डाउट, लेकिन अब कह रहे हैं कि हमें मेवा तो दो। जी, कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर के रूप में सबसे बड़ा काम मतलब मेडिकल वालों ने ही किया है, और अच्छी लड़ाई भी लड़ी है। सबने साबित भी कर दिया कि किसी अदृश्य दुश्मन से अगर आगे भविष्य में खतरा है तो जैसे बीमारियों से और इन्हीं चीज़ों से, और तो इसके लिए मेडिकल पे हेल्थ, इसके आधार पे राहत मिलनी चाहिए। साइबर सिक्योरिटी की हम बात कर रहे थे, महिला सबसे असुरक्षित हो जाती है क्योंकि हर हाथ में मोबाइल है। आप क्या चाहेंगे IT इंफ्रा के लिए और खासतौर पर साइबर सिक्योरिटी के लिए इस बजट में अशोक गहलोत क्या करें ताकि महिला सम्मान, गरिमा? देखिए, ये मेरा बहुत फेवरेटिव सब्जेक्ट है, क्योंकि लास्ट 1 ईयर से पूरे इंडिया में ये तो प्रूफ हो गया कि व्यापार केवल फिजिकली फॉर्म में ही नहीं, ऑनलाइन फॉर्म में भी किया जा सकता है, जो विकसित कंट्रीज़ में होता आया है। अगर आज इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली इन राजस्थान फॉर फीमेल के लिए, जिन्होंने व्यापार तो करना सीख लिया है कि छोटे छोटे MSME या ट्रेड सेंटर में, बट उन व्यापार को जब वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके जाती है तो उन्हें की साइबर सिक्योरिटी कुछ नहीं होती है। जो अभी तक 2% हमारा साइबर सिक्योरिटी पे बजट था, वो अब बढ़कर 18 से 20% होना ही चाहिए, क्योंकि ये इसका सीधा सीधा इफेक्ट हमारी इकोनॉमिक पे जाहिर है। अशोक गहलोत सुन रहे होंगे तो जाहिर है महिलाओं की इस मांग को जरूर सुनेंगे, क्योंकि कई सारी मांगे हैं जो वो पूरी भी करते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई भी हो रही है, पेरेंट्स क्या चाहेंगे? सर, अभी जो भी ये ऑनलाइन स्टडी है वो कंप्लीट की जाए, क्योंकि कोरोना काल की वजह से अभी भी कोरोना के केस कम नहीं हुए हैं और बच्चों को फिजिकली फोर्स किया जा रहा है स्कूल के लिए। मैंने अशोक गहलोत को बहुत बार ज्ञापन दिया है, उसमें एजुकेशन को लेकर दिया गया है। तो मेरी ऑनलाइन पढ़ाई के लिए कुछ न कुछ प्रावधान होने चाहिए। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि सरकार क्या विकास योजनाएं ला रही है, आप उन्हें करीब से देखती रही हैं, तो क्या संभावनाएं मानती है इस बजट में कुछ रफ्तार बढ़ेगी? क्योंकि कोरोना ने तो पूरी तरह ब्रेक लगा दी थी। देखिए, 2 मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जो राजस्थान में आ रहे हैं और जो राजस्थान की इकोनॉमी को पूरी तरीके से चेंज कर सकते हैं। पहला है DMIC, जो ऐसा नहीं है अभी आ रहा है, 12 साल से चल रहा है, लेकिन उसका जो लास्ट चरण है जिसके अंदर रेलवेज़ की तरफ से, सेंटर की तरफ से जो चीज़ें लगनी थी वो लग गई है। अब जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो ये है कि स्टेट गवर्नमेंट उसके आसपास की ज़मीनें लेके और उसका डेवलपमेंट करे, तो ये एक मेन प्रोजेक्ट है। दूसरा प्रोजेक्ट जिस पे गवर्नमेंट फोकस कर रही है, जो दिख रहा है, वो है रिफाइनरी। बिल्कुल, जो पचपेड़ा में रिफाइनरी की बात करी गई थी, पेट्रोकेमिकल हब भी लगना है। बिल्कुल, वहाँ पेट्रोकेमिकल हब लगना है, वहाँ पर उसके हिसाब से एंसिलरीज आनी है, रिफाइनरी आनी है, तो एक बहुत बड़ा एरिया है। दोनों बड़े प्रोजेक्ट है। आपसे बातचीत जारी रखेंगे। राजस्थान का भविष्य दोनों, DMIC की बात करें या पेट्रो कम रिफाइनरी प्रोजेक्ट की, टैक्सेशन की बात कर रहे थे अपन।
पेट्रोलियम और शराब दो ही राजस्व के माध्यम है, सरकार चाहेगी पैसा आए, कहाँ से ले सकती है? बिल्कुल इनसे सरकार पैसा ले सकती है, लेकिन इसको फिर भी पेट्रोलियम पे थोड़ा सा वैट इनके अलावा कहाँ से, क्योंकि पैसा तो लेगी सरकार। इनके अलावा तो देखो सब और कोई फील्ड है नहीं, लेकिन सरकार को इस समय भी टैक्सेशन कम रखेगी तो ही व्यापारियों को फायदा मिल पाएगा। स्टाम्प ड्यूटी में भी राहत चाहिए? स्टाम्प ड्यूटी में बिल्कुल राहत चाहिए ताकि रियल एस्टेट में भी थोड़ा सा ग्रोथ आए। बिल्कुल। एक स्टार्टअप के लिए लगातार इंक्यूबेशन सेंटर की बात करें या कुछ नए तरीके से कुछ नया करने की बातचीत करें तो जाहिर है हमेशा ये बातचीत होती रही है। तो अब आप क्या चाहेंगे कि क्या खास आपके लिए इस बार बजट में जो संभावित है, लग रहा है, दिख रहा है, होगा? डेफिनेटली गवर्नमेंट को स्टार्टअप्स के लिए कुछ और नई पॉलिसीज़ लेकर आनी चाहिए जिसमें अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को बहुत अच्छे लेवल पे सपोर्ट किया जाए इन टर्म्स ऑफ फंड्स, बिकॉज हर एक अर्ली स्टेज स्टार्टअप के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम फंड्स है। एंड सेकेंड, जिस तरीके की इंक्यूबेशन सेंटर्स गवर्नमेंट को और बनाने चाहिए जिससे कि नए युवाओं को, यानी कि फंड्स की व्यवस्था हो, तमाम बातें रखी है। कांग्रेस के नेता राजेंद्र आरजी जुट चुके हैं, जाहिर है अशोक गहलोत जी से उम्मीदें बहुत हैं, पूरी करेंगे क्या? निश्चित रूप से जहाँ तक हमारे सरकार की बात है तो हमारे हमेशा से शिक्षा, रोजगार, भोजन और जो हमारे तमाम स्वास्थ्य का जो अधिकार है उसके ऊपर हमारा फोकस रहता है। कुछ नया चाहिए राजस्थान को, मतलब ये तो मूलभूत है, बेसिक है। बेसिक से ही रोजगार भी सृजित होते हैं, सबसे बड़े सेक्टर्स हैं ये, तो रोजगार की जब हम बात ई गवर्नेंस की करते हैं, जब हम बात डिजिटलीकरण की करते हैं, तो इसीलिए वहां पर जो कारोबारी हैं या फिर जो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से विश्लेषक हैं, जानकार हैं, वो भी कहते हैं कि अब नया एक मॉडर्न सिस्टम आ चुका है बिजनेस का, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के तौर पर, उसको हमें और कैसे मजबूत करना है, हमें कहीं ना कहीं इधर बढ़ना पड़ेगा। और सबसे बड़ा एक सवाल और आया, जो छोटे कारोबारी हैं या फिर स्टार्टअप्स हैं, वेंचर कैपिटल की व्यवस्था कैसे हो, क्योंकि इसीलिए इक्विटी वो जारी करते हैं ताकि उनको कैपिटल मिले और ताकि वो अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट कर पाए या अपने 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 बिजनेस को खड़ा कर पाए। वहीं जी मीडिया संवाददाता हिमांशु मित्तल ने जानने की कोशिश की है तमाम लोगों से आखिर किस तरीके से इस कोरोना काल के अंदर तमाम उम्मीदें जो हैं वो की जा रही हैं, वो हम आपको यहां पर दिखाते हैं कि आखिर एजुकेशन सिटी कोटा क्या उम्मीद कर रही है। चलिए हम आपको दिखाते हैं यहां पर कि क्या कुछ एजुकेशन सिटी कोटा की उम्मीदें हैं। उससे पहले सीधा रुख करेंगे भरत का, जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। भरत, आज क्या उम्मीदें जो हैं वो की जा रही हैं, क्योंकि कुछ ही वक्त अब यहां पर रह गया है, फाइनलाइज तमाम चीजें हो चुकी है, मोहर लग चुकी है, क्या प्राथमिकता में रहेगा और उम्मीदें जो हैं उस पर कितना खरा उतरेगी सरकार? देखिए, मुख्यमंत्री गहलोत तीसरे कार्यकाल का तीसरा बजट है और 11 बजे ये बजट पेश होगा। यहाँ पर अभी टेबलेट पहुंच गए हैं और विधायकों का यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गया है। भाजपा विधायक अशोक लाहोटी हमारे साथ मौजूद है और रामलाल शर्मा यहाँ पर मौजूद है। उनसे जानते हैं किस तरह की प्राथमिकताएं हैं और क्या उम्मीद करते हैं बजट से। देखिए, सरकार से कोई उम्मीद नहीं बची है, क्योंकि जो 2019 में घोषणाएं की, 2020 में घोषणाएं की, कहाँ गई वो 14 लाख नौकरियां जो अटकी हुई है, जो 75,000 नौकरियां जो बजट घोषणा थी, जो 56,000 नौकरियां बजट घोषणा थी। आज राजस्थान का नौजवान बेरोजगारी में दर दर ठोकरे खा रहा है और इस सरकार का कहीं पर अता पता नहीं है। राजस्थान का वो बेरोजगारी भत्ता 50 लाख नौजवानों का, जो 67 लाख कुल नौजवान है उसमें से, वो आज कहाँ है? कहाँ गई वो नंदीशालाएं? कहाँ है वो गौशालाएं जो खोलनी थी? कहाँ गए जनता क्लिनिक जो सरकार को खोलने थे? जो कॉलेज खोले वो एक एक कमरे में चल रहे हैं। एक भी बजट घोषणा में सरकार ने कोई बजट का प्रावधान नहीं किया। मेरे ख्याल से इसे आजाद भारत का, ये हिंदुस्तान का पहली सरकार है जिन्होंने केवल आंकड़े दिए हैं, कोई बजट की घोषणा में किसी प्रकार का बजट का प्रावधान नहीं किया। इसलिए सरकार का इकबाल खत्म हो गया। राजस्थान अपराध की राजधानी बन गई और कहीं पर कहीं सरकार नाम की कोई चीज नजर नहीं आती। किस तरह की उम्मीद रखते हैं, चाहते क्या है? लोग तो ये ढूंढ रहे हैं कि सरकार कहाँ है, जैसलमेर में है कि दिल्ली में है, सरकार को ढूंढ रहे हैं। पहले सरकार तो दिखे, सरकार बजट पेश हो जाने दें अशोक लाहोटी। भरत, सवाल तो यही है कि अभी बजट आया ही नहीं है, उससे पहले ही इतना प्रीजम्पशंस पे ही क्यों चलने लगते हैं विपक्ष के लोग? क्या सिर्फ विरोध के लिए विरोध करेंगे इसीलिए विपक्ष कहलाएंगे? तभी विपक्ष कहलाएंगे? पहले बजट के प्रावधान देख तो लें कम से कम। हाँ, ठीक है कि आर्थिक सर्वेक्षण में बहुत सारी बातें रखी जाती हैं, अभिभाषण में राज्यपाल की तरफ से रखी गई, लेकिन कम से कम बजट पर क्या फोकस है ये भी कहीं ना कहीं देखना बहुत जरूरी है। और बहुत सारे रिएक्शंस मुझे लगता है और भी मिलेंगे वहां पर। और हिमांशु ने जो कोटा में स्थितियां देखी हैं उसको भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन भरत भी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने रहेंगे, हमारे खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने रहेंगे। अंकित तिवारी लगातार जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात कर रहे हैं वो भी लगातार बने रहेंगे और लगातार ये